प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है 10th क्लास की केमिस्ट्री के 6th लेक्चर में। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 5 में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें हमने दो टाइप्स को कंप्लीट किया है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आज हम थर्ड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी जगह पे आपको अगर मिलेगा ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। और अगर सिंगल ना भी लिखा हो, सिर्फ लिखा हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसकी डेफिनेशन ढूंढेंगे, ये क्या है। इसको हम समझाएंगे एग्जाम्पल्स से। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं ऑफ मेटल्स। और हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबकी नहीं बल्कि हम एक ग्रुप की देखेंगे जिसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। ये चार चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। एक, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, लेकिन नॉन मेटल्स के एक ग्रुप की, दैट इज हैलोजेंस। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो है इसको हम देखेंगे। याद भी कैसे करोगे आप, एक शॉर्टकट हम आपको बता देंगे इसको याद करने के लिए आज। तो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं, 10th क्लास के सिलेबस में है ये। वो क्या है, हम लाते हैं एक सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, और इसको हम क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ये सॉलिड होता है, हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज वाटर में डिसॉल्व करेंगे। हम इस सॉल्यूशन को दो टेस्ट ट्यूब्स में लेते हैं। इसमें भी ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें भी ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस होगा, और ये भी क्या है, CuSO4 एक्वस। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है ना, ब्लू विट्रॉल, क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। ये ब्लू कलर का है क्योंकि हमने इकट्ठे इसको बनाया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, इसका और इसका कलर जो है वो दोनों का सेम इंटेंसिटी का होगा। ये भी ब्लू, ये भी ब्लू। अब हम क्या करेंगे, हम दो नेल्स लाएंगे, 2 नेल्स हमने लाए हैं। और ये जो 2 नेल्स हैं इनको हमने सैंड पेपर से रब किया है ताकि अगर उनके ऊपर कुछ रस्ट लगा हो वो बिल्कुल साफ हो जाए। इनको हम क्या कर रहे हैं, एक नेल, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ये सॉल्यूशन नंबर 1 और ये सॉल्यूशन नंबर 2 रखा है।
मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने कॉपर सल्फेट सॉलिड जो है उसका सॉल्यूशन बनाया, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के दो हिस्से किए हैं, नंबर 1 नंबर 2, ये और ये है ना, ये भी ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर, और हमने 2 नेल्स लिए हैं, 2 नेल्स हमने लिए हैं और हमने इसको रब किया है, दोनों नेल्स को साफ किया है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेल 1 जो है, नेल 1 इसको हमने डिप किया है, डिप इन सॉल्यूशन 1। कौन सा सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन 1 में, ठीक है। और कैसे किया इसको डिप, हमने इसको लाया है यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और नेल जो है इसको हमने थ्रेड से बांधा है, और थ्रेड से बांधने के बाद जब हमने इसको क्या किया, इसमें डिप किया है। और फिर हमने इसको हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ा है। हाफ एन आवर के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसके कलर को हम, ये टेस्ट ट्यूब 1 है और इसमें जो नेल है, नेल 1 है। हम आधे घंटे के बाद इस नेल को जब बाहर निकालते हैं, फिर इसको नेल 2 के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है, ये ब्राउनिश कलर का हमें दिखेगा। किस कलर का, ब्राउनिश कलर। एक तो ये चीज हम देखेंगे, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका कलर धीरे 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 फेड हो रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हम ये जो टेस्ट ट्यूब 2 लिया है, हमने उसमें वही सॉल्यूशन डाला था ना जो हमने टेस्ट ट्यूब 1 में डाला था, तो हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो एज कंपेयर टू इस ब्लू सॉल्यूशन के, इसका कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, और अगर ज्यादा देर तक रखेंगे ना तो इसमें जो है ना ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर इसमें डेवलप हो जाता है। तो हुआ क्या इसमें, हुआ क्या, हमने आयरन लाया, आयरन नेल लाया हमने, दैट इज फेरस, और वो सॉलिड फॉर्म में है, और हमने लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये एक्वस फॉर्म में है। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने दोबारा बताना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया हमने, एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू होता है, हमने इसको 2 हिस्से किए हैं, टेस्ट ट्यूब A1 टेस्ट ट्यूब 2। हमने 2 नेल्स लाए हैं, उनको सैंड पेपर से रब किया ताकि वो साफ हो जाए अगर उन पे जंग लगा हो, रस्ट लगा हो। फिर हमने क्या किया, नेल 1 को थ्रेड से बांध के हमने डिप किया है टेस्ट ट्यूब 1 के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। हाफ एन आवर के लिए हमने क्या किया है, इसको रखा है। और अगर हम देखेंगे तो इसका, अब हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। हम देख रहे हैं कि इस ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, हम इसको इसके साथ कंपेयर करते रहे, और अगर हम ज्यादा देर तक इसको रखेंगे ना तो इसमें ग्रीनिश कलर, लाइट ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है, जबकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है जो टेस्ट ट्यूब 2 है। और ये जो हम नेल जब बाहर निकालेंगे, हम देख रहे हैं इसका भी कलर चेंज हुआ, इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट हुआ है, और जब हम उसको फिंगर से भी टच करेंगे ना तो वो कुछ ब्राउनिश कलर्ड सब्सटेंस इसके ऊपर डेवलप हुआ है। तो ये कैसे हुआ है, ये इस पे ये जो ये ब्राउनिश कलर कहाँ से आया है, और ये कलर क्यों फेड हो रहा है, ये हमने समझने के लिए हमें देखना है कि आयरन और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन हुई है, ये रिएक्ट कर गए हैं, और वो रिएक्शन हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी ये आयरन इस कॉपर को बाहर निकाल रहा है, और वो बाहर जब निकलेगा ना वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, और फिर क्या बचा, सल्फेट यहां पे, ये आयरन इस सल्फेट के साथ कंबाइन करता है, FeSO4,
और ये एक्वस फॉर्म में रहता है। ये रिएक्शन हुई है। इस रिएक्शन में ये कॉपर सल्फेट जो है ना, इनिशियली किस कलर का था? ब्लू। आपको याद होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होगा। जब हमने आयरन को इसमें डाला है, बहुत देर तक रखा है, हाफ एन आवर मिनिमम, तो क्या होता है कि लाइट ग्रीन कलर बनता है, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनता है। और ये जो नेल है ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है जो कॉपर बाहर निकलता है वो कॉपर इसी नेल के ऊपर लेयर बनाता है। और कुछ कॉपर ना नीचे भी डिपॉजिट हो जाता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे भी डिपॉजिट होता है, नीचे बैठ जाता है, और यहां इस पे भी लेयर बनता है। और उसका कलर कैसा होता है? ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का आपको दिखेगा। एक्चुअली कॉपर का कलर रेडिश होता है। नेल पे डिपॉजिट जब होता है ना, तो नेल का कलर और ये जो इसका रेडिश कलर वो कंबाइन करके ब्राउनिश कलर बना देते हैं। इस रिएक्शन में अब हम देखेंगे कॉपर क्यों बाहर चला गया, और सल्फेट के साथ अगर कॉपर था तो आयरन अब क्यों सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहा है। इसके पीछे ये रीजन है कि कॉपर जो है ना ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, such types of reactions are called displacement reactions। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसकी रिएक्शन, ये इस रिएक्शन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड as the reaction in which more active element, आप more reactive element भी लिख सकते हैं, no problem, in which more active element या more reactive element displaces less active element, displaces less active element from its compound। जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा वो अकेला होगा, लेकिन जो एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ कहां से डिस्प्लेस होगा? अपने कंपाउंड में से। तो जब वो अपने कंपाउंड में से बाहर निकलेगा, जो रेस्ट पार्ट होगा वो मोर एक्टिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करके नया कंपाउंड बना देता है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, और ये इसकी एग्जांपल से हमने इसको समझाया है। हम और एग्जांपल्स देंगे। ये समझ आया? अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके। और एग्जांपल्स से हम इसको समझेंगे। देखिए, अगर हमारे पास जिंक है सॉलिड, इसको हम सेम कॉपर सल्फेट में डालेंगे और ये एक्वस सॉल्यूशन, क्या होगा? जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर बाहर जाएगा। अब यहां सल्फेट है तो जिंक इस सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना देगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, प्लस बाहर क्या निकलेगा? कॉपर। और ये रेडिश कलर का मैंने बताया था। और ये जो जिंक सल्फेट है ये व्हाइट कलर का होता है, इसको हम व्हाइट विट्रॉल भी बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल, जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रॉल, कॉपर सल्फेट को
ब्लू विट्रॉल। और ग्रीन विट्रॉल मैंने बोला था ना, वो अभी इससे पहले वाली रिएक्शन जो उसमें क्या बना था, उसमें बन गया था फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। तो ये व्हाइट कलर का बनता है, और इस व्हाइट में जब कॉपर बनता है ना तो रेडिश दिखता है। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आप देख रहे हैं ना, हमने कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन बनाया, तब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। इस रिएक्शन में भी, इससे पहले वाली जो रिएक्शन उसमें भी ये सॉल्यूशन। तो आमतौर पर क्या होता है कि सॉलिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक्वस में हो। इवन सॉलिड में से भी डिस्प्लेस कर सकता है। उसकी एग्जांपल हम अभी देंगे। तो ये दूसरे एग्जांपल। अच्छा हाँ, लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, ये देखिए कॉपर मेटल हमने लाया है, ये सॉलिड है, हमने इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फेरस सल्फेट, FeSO4 सॉल्यूशन हमने लिया एक्वस। यानी कि मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ले लिया है, टेस्ट ट्यूब में मैंने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, कॉपर का एक सॉलिड स्ट्रिप मैंने लिया है, वो मैंने उसमें डाल के रखा है। तो बताइए क्या होगा, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने आयरन नेल को लाया था, कॉपर सल्फेट में डाला था, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था। अब यहां पे कॉपर है, क्या ये आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब ये नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, या कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। यहां तक हमें यह पता चला मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो डिस्प्लेस करेगा लेस एक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो आइए वो देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स अलग देखेंगे और हैलोजेन्स की हम अलग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए इसको पहले हम रब करते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। ओके, बहुत अच्छा बेटा। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हमें मेटल्स जो है एक चैप्टर आगे पढ़ना है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए। और अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद रही, आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से कर सकते हो। तो देखिए एक्टिविटी सीरीज है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। हम मेटल्स को ऊपर से नीचे रखते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव। हम नहीं रख रहे हैं खुद, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे ये पता चला है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो एक ऑर्डर बनाया गया है मेटल्स का। ठीक है, वही ऑर्डर हम यहां पे लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एज पर क्लास 10th हम बता रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे ना 11th और 12th में, बहुत सारे एलिमेंट्स और ऐड करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पे लिखेंगे। देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, टिन,
लेड। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये मोर रिएक्टिव है, सारे के सारे किससे ज्यादा रिएक्टिव है? ये हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इन सारे एलिमेंट्स का सिंबल आपको ऑलरेडी पता होगा। हम इनका सिंबल लिखेंगे, किसका क्या सिंबल है। तो सबसे पहले बोलिए पोटेशियम का क्या सिंबल है? के। गुड। Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। ये इनके सिंबल्स हैं। ये एलिमेंट्स यहां तक दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स देन हाइड्रोजन। ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो सारे मोर रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, जबकि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स देन हाइड्रोजन। ठीक। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है? हमने ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, नीचे नीचे नहीं, ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो हम ये बोलेंगे ये पोटेशियम जो है ना, ये वाला है मोस्ट रिएक्टिव, जबकि ये जो है ना ये है लीस्ट रिएक्टिव। ये वाला। ठीक है बेटा। तो अब देखिए क्या होता है। पोटेशियम जो है, अगर हम सोडियम सल्फेट लेंगे, पोटेशियम सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम सल्फेट बना देगा, सोडियम को बाहर निकालेगा। अगर हमने सोडियम ले लिया, सॉल्ट, ये जो मेटल, और कंपाउंड हमने लिया कैल्शियम का, कैल्शियम सल्फेट, तो सोडियम कैल्शियम सल्फेट में से कैल्शियम को बाहर निकालेगा। इतना ही नहीं, ये दोनों इसको निकालेंगे बाहर। अगर मैग्नीशियम का लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट इन तीनों से डिस्प्लेस, मैग्नीशियम इन तीनों से डिस्प्लेस होगा। ये तीनों मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। अगर अल्युमिनियम लेंगे, अल्युमिनियम का कंपाउंड, तो अल्युमिनियम के कंपाउंड में ये चारों उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फास्ट कौन करेगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अच्छा, अगर
यहां पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने ले लिया, जिंक सल्फेट मैंने ले लिया। मैंने जिंक सल्फेट ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, 2 टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक टेस्ट ट्यूब है यहां पे, दूसरा टेस्ट ट्यूब यहां पे ले लिया। इसमें मैंने सॉल्यूशन ले लिया है ZnSO4, यहां पर भी मैंने ले लिया ZnSO4, ये वाला मैंने ले लिया। मैंने, आपको याद होगा जिंक सल्फेट किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अल्युमिनियम स्ट्रिप इसमें डाली है थ्रेड से बांध के। ये मैंने क्या डाला इसमें? अल्युमिनियम। और यहां पे मैंने क्या डाला है? एक आयरन का नेल, ये है आयरन। 30 मिनट्स तक मैंने इसको रखा है। और जब मैं देख रहा हूं ना, जिसमें मैंने ये अल्युमिनियम डाला है वहां पे मैं देख रहा हूं कि चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, अल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, जबकि आयरन जो है ये यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां रिएक्शन हो ही नहीं रही है। अगर यहां रिएक्शन हो जाती तो फेरस सल्फेट बन जाता ना। फेरस सल्फेट का कलर मैंने क्या बोला था? शाबाश, कौन सा विट्रॉल है ये? फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रॉल है ना। तो ये ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है यहां पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि आयरन इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, जबकि अल्युमिनियम इस जिंक को डिस्प्लेस कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जिंक ऊपर इसके जितने भी मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं जिंक को, लेकिन जिंक को नीचे वाला कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये आपको याद रहेंगे ना इसी ऑर्डर में, आपको पता चलेगा कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहां हमें पता चला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हां, अगर मैंने आयरन सल्फेट लिया होता टेस्ट ट्यूब में, FeSO4 सॉल्यूशन लिया होता, और ऊपर से मैंने कौन सा स्ट्रिप डाला? जिंक का डाला, आयरन, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती? ये किस कलर का? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। लेकिन जब जिंक इसमें स्ट्रिप डालेंगे ना, विद टाइम धीरे 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 वो ग्रीनिश कलर फेड हो रहा है, और अल्टीमेटली अगर बहुत देर तक रखेंगे तो व्हाइट कलर का बनता है। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट बनेगा, आयरन बाहर जाएगा। क्लियर हो गया ये? गुड। अब सवाल यह है कि इसको कोई इजी तरीका है याद करने का? हाँ है। कौन सा है? कि आप ना इसको बोलते हैं निमोनिक्स। कोई इंग्लिश का सेंटेंस आप याद रखो, कोई हिंदी वाला, कोई उर्दू वाला कोई सेंटेंस आप बना दो, उस बुनियाद पे आप इसको याद कर सकती हो। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है पीटर और उसका फ्रेंड जो है वो है सेफ, ठीक है ना। तो पीटर बार बार सेफ को भड़काता रहता है, उसके गले पड़ा है वो, घर वालों से ये चीज मांगो, घर वालों से वो चीज मांगो, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि पीटर सैफ के घर चला गया है और बाहर दोनों दोस्त बातें कर रहे हैं। पीटर सैफ को क्या बोल रहा है? पापा से कार मांगो, पापा से कार मांगो। ऑल्टो या जेन, ऑल्टो या जेन, एक नहीं 3 लाना। दोबारा बता रहे, जो पहला है ना इसका नाम, सिंबल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नाम की बात कर रहा हूं। वहां पे आपको कैसे याद रहेगा? P मीन्स पापा, से मीन्स सोडियम, कार मीन्स कैल्शियम, मांगो मीन्स मैग्नीशियम। ऑल्टो या जेन, ऑल्टो मीन्स अल्युमिनियम, या यहां पे रखना है ऑल्टो या, जेन मीन्स जिंक। एक नहीं, एक मीन्स आयरन, नहीं एक नहीं 3 लाना, 3 मतलब टिन, लाना मतलब लेड। याद रहेगा? पापा से कार मांगो, ऑल्टो या जेन, एक नहीं 3 लाना। अंदर कौन था? सेफ का पापा। वो क्या बोल रहा है? कौन मेरे सैफ के गले पड़ा है? कौन मेरे सैफ के
गले पड़ा। हे मीन्स हाइड्रोजन, कौन मीन्स कॉपर, मेरी मतलब मरकरी, सेफ मीन्स सिल्वर, सेफ के, गले मीन्स गोल्ड, पड़ा मीन्स प्लेटिनम। ये सेंटेंस आप याद रखेंगे और आप इसी ऑर्डर में आप इसको रखेंगे याद, दिमाग में रिपीट करते जाएंगे, ये आपके दिमाग में रिपीट हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चला जाएगा। आप किसी जगह पे बैठ के अंदर से बोलते रहोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप बता सकते हो कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और आप खुद भी कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ओके, ठीक है। देखिए, कभी कभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, और इसका आंसर आप खुद ट्राई करेंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा ये। कैन यू स्टोर ferrous sulfate solution in number 1 zinc vessel, number 2 tin vessel, why and why not? ये क्वेश्चन मिल सकता है और इसमें बहुत कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। आपके पास फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है और आपके पास दो वेसल्स हैं, एक है जिंक का वेसल, दूसरा है टिन का वेसल, और आपको पूछा जा रहा है क्या फेरस सल्फेट को हम जिंक वाले वेसल में रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो क्यों रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते, और दूसरा क्या हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को टिन वेसल में रख सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं, है ना। देखिए, जिंक वेसल मींस आपने जिंक सॉलिड लेना है, आपने ले लिया ये जिंक, ये सॉलिड है इसी वेसल में आपने रखा फेरस सल्फेट FeSO4 और ये एक्वा सॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं क्या इन दोनों में रिएक्शन हो सकता है, आपको ये याद आएगा, है ना। तो आपको याद है जो नीचे एलिमेंट है ना, वो हम ऊपर वाले वेसल में नहीं रख सकते, और अगर ऊपर वाला सॉल्यूशन है नीचे वाले में रख सकते हैं। देखिए कैसे, क्या जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्यों? जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को इसके कंपाउंड में से निकाल सकता है, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। और अगर रिएक्शन होगी तो आपने अगर रखा है जिंक वेसल में, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वहां पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होगा ही नहीं, वहां दूसरा ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और आपको एक्सपेरिमेंट करना था, आपने फेरस सल्फेट को बनाया था, आपको वो कुछ टाइम के बाद नहीं मिले, आप स्टोर नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन होगी और इसलिए आप नहीं कर सकते, यहां पे नहीं रख सकते आप। अब देखेंगे टिन वेसल में रख सकते हैं कि नहीं। देखिए, टिन वेसल में क्या इसको रख सकते हैं? अब यहां टिन वेसल है, दैट मींस टिन SM, और आपने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, बोलिए क्या टिन लेस रिएक्टिव है? यस, इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। क्या आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से टिन आयरन को बाहर निकाल सकता है? क्या लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो दैट मीन्स कि आप आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को टिन वाले वेसल में रख सकते हैं, क्योंकि वहां रिएक्शन नहीं होगी। अब 2 दिन के बाद भी देखोगे ना, वो आयरन सल्फेट ही होगा, टिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया ये? गुड। क्वेश्चन नोट कर लो। ओके,
अच्छा, मैंने आपको ये बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि हम ये जो सॉल्यूशन में ये कंपाउंड हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर लेंगे तो वो सॉल्यूशन फॉर्म, कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी होती है। जैसे एक रिएक्शन की हम बात करेंगे Fe2O3, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अल्युमिनियम ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब बताइए, जब हम इसको हीट देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि अल्युमिनियम जो है ये ऑक्सीजन को यहां, ये आयरन को डिस्प्लेस करता है, आयरन को डिस्प्लेस करता है और ये बनाता है अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनेगा और ये आयरन जो है ना, ये डिस्प्लेस हो गया, ये बाहर आएगा Fe। और इतना ही नहीं, इस टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये आयरन जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में निकलता है। और ये रिएक्शन जो है ना, इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। ये याद रखना, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट इस रिएक्शन का अलग से एक नाम है, दैट इज थर्माइट रिएक्शन। इसको हम कहां पे यूज करते हैं? जब हमें दो आयरन के आर्टिकल्स को जोड़ना हो, वेल्डिंग करनी हो, तो बीच में जो गैप है ना, जब हम ये रिएक्शन उस गैप में करते हैं तो वहां आयरन लिक्विड फॉर्म में निकलता है और वो गैप में लिक्विड आयरन चला जाता है और बाद में वो सॉलिडिफाई होके इधर वाले पार्ट को भी जोड़ता है, इधर वाले पार्ट को भी जोड़ता है, दैट इज वो सील हो जाता है। दैट इज वेल्डिंग में ये रिएक्शन यूज होती है, थर्माइट रिएक्शन। अब आप यहां बताना क्या था कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में दोनों है, लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी नहीं है हर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। सॉलिड फॉर्म में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे सिल्वर जो है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आपको लेना है, ये आप लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। आपने इसकी रिएक्शन की है सॉलिड कॉपर के साथ, तो क्या कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव है ना? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर को बाहर निकाल सकता है, सिल्वर बाहर आएगा और ये क्या बनेगा? AgCuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर वाले कंपाउंड्स का कौन सा कलर होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट तो कलरलेस होगा, लेकिन कॉपर वाले कंपाउंड्स जो होते हैं उनका कलर आपको पता है, वो ब्लू होते हैं ना, तो ये ब्लू कलर्ड कंपाउंड बनेगा, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बनेगा, ये एक्वस होगा और उसमें ये सॉलिड। ये भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है बेटा, तो ये और दो एग्जांपल्स आप ऐड कर लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अच्छा देखिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल्स की है, हम हेलोजेन्स का समझा रहे हैं। फ्लोरीन जो है, इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ये है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। आपको पता है इनको बोलते हैं हेलोजन। ये जो है 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, इनको हम हेलोजेन्स बोलते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट, जन मीन्स जनरेटर, जनरेट सॉल्ट बनाने वाले ये होते हैं। जैसे मेटल के साथ ये सॉल्ट बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सॉल्ट बनते हैं, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड हेलोजेन्स। और जब हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड है, एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया, ये हमने इसमें से क्लोरीन गैस पास किया, एक टेस्ट ये जो है वेसल में ले लिया पोटेशियम ब्रोमाइड, उसमें से हमने पाइप डाली, उस पाइप के थ्रू से हम कौन सा गैस पास कर रहे हैं? क्लोरीन। अब क्या होगा? ये क्लोरीन इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन गैस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, कभी कभी लिक्विड, आपको पता है
ऑल द नॉन मेटल्स आर, या तो सॉलिड होगा या तो गैस होगा, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल। जिस तरह से सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, इसी तरह से ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। तो यहां पे ये वेपर फॉर्म में निकलता है, और लेकिन निकलते निकलते क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। KBr, तो पोटेशियम किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, ये बना देगा KCl, और ये एक्वस होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्रोमीन किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, क्योंकि ये निकलते निकलते इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है और इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाता है। लाइट ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन ये पोटेशियम क्लोराइड का बनता है, लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन कलर, इट इज बिकॉज ब्रोमीन जो है वो इसमें थोड़ा सा डिजोल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ दिस ब्रोमीन गैस इन KCl सॉल्यूशन, जो इसको लाइट ब्राउन कलर दे देता है। इसी तरह से अगर आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन गैस आपने पास करना है पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में से, तो आप देखेंगे ये क्लोरीन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एज वेल एज आयोडीन। तो क्या होगा कि क्लोरीन जो है ये आयोडीन को बाहर निकालेगा, आयोडीन, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, और ये क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा एक्वस फॉर्म में। और ये आयोडीन इसका आपको पता है वायलेट कलर का होता है, और ये इसमें डिसॉल्व थोड़ा सा हो जाता है, इसको ये कलर दे देता है और ये वायलेट कलर का हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा आज, एक तो डेफिनेशन हमने इसकी समझी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, हमने मेटल्स में से मेटल डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने नॉन मेटल जो है उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, हमने ये भी देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे मैंने थर्माइट रिएक्शन आपको बता दी है। इसके साथ साथ हमने रिएक्टिविटी सीरीज को आज समझा है, मेटल्स की भी रिएक्टिविटी सीरीज और नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी सीरीज हमने समझी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है हमने आज क्या सीखा, इसका निमोनिक्स, यानी कि इसको हम किसी जो है सेंटेंस से हमने इसको याद किया है। क्या याद किया, पापा से कार मांगो, ऑल्टो या जेन, एक नहीं 3 लाना है, कौन मेरे सैफ के गले पड़ा। आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।